पवार जी की पत्नी संध्या जी का देहांत हुआ तो सब उनके गम में शामिल थे, जबकि कोने में सुकड़ी सिमटी बैठी सौम्या फटी फटी निगाहों से आसपास देख रही थी। कुछ ही पलों का खेल था और सब कुछ खत्म हो गया था। अभी तो उसकी माँ एकदम ठीक ठाक थी और अगले ही पल वो इस दुनिया से चली गई थी। वो तो उनके लिए चाय लेने गई थी और जब चाय लेकर आई तो संध्या जी सोफे पर एक तरफ को लुढ़क चुकी थीं। उसने चीख चीख कर अपनी माँ को उठाया, लेकिन उनकी सांसें तो उनके शरीर से जुदा हो चुकी थीं। वो तड़प तड़प कर रोई थी। पवार जी और ईशान उस समय ऑफिस में थे। उसने जल्दी से फ़ोन करके अपने भाई और अपने पापा को बुलाया था। पल भर में एक कयामत थी जो उन लोगों पर टूट चुकी थी। पवार जी का इस दुनिया में अपना कोई नहीं था सिवाय उनके एक दोस्त संजय मल्होत्रा के, जो उनके बराबर में ही रहते थे। रोने पीटने की आवाज़ सुनकर संजय जी और उनकी पत्नी रागिनी जी फौरन पवार जी के घर पहुंचे थे और जो खबर उन्हें मिली थी उनके भी दिल कांप उठे थे। रागिनी जी ने आगे बढ़कर सौम्या को अपने सीने से लगा लिया और उसे तसल्ली दी। होनी को कौन टाल सकता था। खैर, धीरे धीरे पूरा घर मेहमानों से भर चुका था। कोई किसी के दुख बांटने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन उन दुखों में कमी नहीं आती। हाँ, मन थोड़ी देर के लिए जरूर बहल जाता है। जब तक मेहमान उनके घर में आते रहे उन लोगों का मन बहला रहता था, लेकिन जैसे ही मेहमानों ने आना कम कर दिया, घर में खामोशी थी जो हर वक्त छाई रहती। सौम्या एकदम टूटकर बिखर चुकी थी। पवार जी से अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जाती थी और आज संध्या जी को गए पूरा 1 महीना हो चुका था। जब संजय जी ने एक दिन अपने दोस्त पवार से कहा, पवार, मेरी बात पर सोच विचार कर। तू और ईशान ऑफिस में होते हो, घर पर सौम्या अकेली रहती है। तुम सौम्या को मेरे घर छोड़ जाया करो, अकेली बच्ची घर पर कैसे रहेगी। वो बात सही है संजय, लेकिन इस तरह जवान बच्ची को तुम्हारे घर भी नहीं छोड़ सकता, लोग बातें बनाएंगे। पवार जी ने कुछ सोच समझ कर ही ये बात कही, क्योंकि संजय जी के खुद के 2 बच्चे थे, नंदिनी और रोहन। रोहन बड़ा था जबकि नंदिनी छोटी थी। दोनों परिवारों के चारों बच्चे बचपन से ही एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा था सब अपनी अपनी हद में रहते थे। लेकिन दिलों का क्या करते, जिनमें एक दूसरे के लिए मोहब्बत पनपने लगी थी। नंदिनी ईशान से मोहब्बत कर बैठी थी, जबकि सौम्या रोहन से। ठीक है पवार, लेकिन हमें सौम्या का कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। इस तरह बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकते। ऐसा करो, मेरे आंगन वाली दीवार को तोड़ दो, जिससे कि सौम्या अपने घर में ही रहेगी, लेकिन हमारी नज़रों के सामने रहेगी। और पवार जी को ये फैसला अच्छा लगा था। उसी दिन दोनों घरों के बीच की दीवार को तोड़कर अलग कर दिया गया था। अब ये मकान एक हो चुका था, लेकिन पोर्शन अलग अलग थे। संध्या जी के जाने के बाद जैसे ही घरों की दीवारें टूटी तो किचन भी एक हो गए थे। एक ही किचन में खाना बनता और एक ही टेबल पर सब लोग खाना खाते थे, क्योंकि यही एक समय होता था जब सब लोग आपस में मिलकर बैठते और बातें करते और दिलों के गम हल्के हो जाते थे। सौम्या काफ़ी हद तक बहलने लगी थी, लेकिन इसके बावजूद भी पवार जी, संध्या जी और रागिनी जी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये जरूर था कि लोग अब भी बातें बना सकते हैं, तो क्यों ना लोगों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। और इस तरह सौम्या और रोहन की शादी का फैसला किया गया। सौम्या, जो अपने माँ के जाने से बहुत दुखी थी, उसे एक जीने का नया सहारा मिला था। उसके दिल से माँ के जाने की तकलीफ थोड़ी थोड़ी कम होने लगी थी, क्योंकि वो रोहन को पसंद करती थी। यूं बड़ों की रजामंदी से दोनों की जल्दी ही शादी कर दी गई। सौम्या जानती थी कि नंदिनी ईशान को पसंद करती है और सौम्या अपने इकलौते भाई से बेहद मोहब्बत करती थी, तो वहीं नंदिनी भी उसे बहुत प्यारी थी। और जब उसने ये बात रोहन के कान में डाली कि नंदिनी और ईशान का रिश्ता कर देते हैं, तो रोहन एक पल के लिए चौंक गया था। लेकिन ईशान में कोई बुराई तो नहीं थी, इसलिए वो एक गहरा सांस लेकर रह गया था। अगले ही दिन उसने ये बात अपने माँ बाप के सामने रखी। वैसे रोहन, ईशान में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन ये अदले बदले की शादी मुझे पसंद नहीं है। ईशान की बहन तुम्हारे घर में और तुम्हारी बहन ईशान के घर में, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लगता। पापा, इसमें बुराई क्या है? और अच्छा है ना कि नंदिनी के लिए एक देखा भाला और सुलझा हुआ लड़का हमें बैठे बिठाए मिल जाएगा और वो हमारी आंखों से दूर भी नहीं जाएगी। बात जब पवार जी के कानों में पहुंची तो वो भी रिश्ते पर दिल से खुश थे, और जब ईशान से पूछा गया तो उसके दिल की धड़कनों में एक शोर सा मचा था। नंदिनी भी अपनी नज़र झुकाकर रह गई थी। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, जबकि ईशान तो अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका था, लेकिन नंदिनी ने अब तक अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। और जब दोनों की शादी की बात चली तो दोनों ही खुश हो गए थे।
तय ये पाया गया कि नंदिनी की जैसे ही पढ़ाई पूरी होती है उसके फौरन बाद दोनों की शादी कर दी जाएगी। अभी फिलहाल वो बुरी तरह अपने पेपरों में उलझी हुई थी। सौम्या, एक बार नंदिनी से मुलाकात करवा दो ना, उसे देखे हुए पूरे 15 दिन हो चुके हैं। फ़ोन पर ईशान अपनी बहन सौम्या से बात कर रहा था। खबरदार ईशान, जो तुमने नंदिनी से मिलने की कोशिश की, तुम जानते हो ना उसके पेपर चल रहे हैं और वो अपनी पढ़ाई को लेकर कितना सीरियस रहती है। यार कैसी बहन हो तुम, तुम्हें अपने भाई पर तरस नहीं आता? सिर्फ एक मुलाकात करवा दो यार। हरगिज भी नहीं समझे। सौम्या को उसकी हालत पर बड़ा ही मजा आ रहा था और फिर एक गहरा सांस लेते हुए बोली, वैसे मैंने सोचा है क्यों ना तुम लोगों की परमानेंट ही मुलाकात करवा दी जाए। वो शरारती अंदाज में बोली थी। क्या मतलब, कहना क्या चाहती हो? जबकि सौम्या खिलखिलाकर हंस पड़ी थी, क्योंकि उसने अपने सास ससुर के बीच बातों को सुन लिया था कि पेपर के अगले दिन ही उन दोनों की शादी का प्लान था। और जब उसने ये बात ईशान को बताई तो वो खुशी से कितनी ही देर तक कुछ बोल नहीं पाया था। थैंक यू दीदी, इतनी अच्छी खबर सुनाने के लिए। खुशी से चहकते हुए उसने फ़ोन बंद कर दिया था और नंदिनी को सोचते हुए अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए ढेरों सपने सजा लिए थे। लेकिन कौन जानता था कि अभी तो इन लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था जो सबकी ज़िंदगी को हिलाकर रख देता। मम्मा, इतनी जल्दी क्या है? कम से कम मेरे पेपर तो ख़त्म हो जाने दें। शादी वाली बात पर नंदिनी के दिल की धड़कनों ने शोर तो मचाया था, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी जल्दबाजी पर वो बुरी तरह घबरा गई थी। अरे जल्दबाजी कहाँ है? और वैसे भी जितनी जल्दी शादी हो जाए ठीक ही है। तुमने कौन सा दूर जाना है? एक पोर्शन से उठकर दूसरे पोर्शन में चले जाना है। लेकिन मम्मा, अभी तो मेरे पेपर हैं। हाँ तो कौन सा, पेपरों के बीच तुम्हारी शादी करा रहे हैं। पेपर के अगले दिन ही तुम्हारी शादी हो जाएगी। वैसे भी ईशान का कहना है ज़्यादा धूम धड़ाका नहीं चाहिए। सादगी से सारी रस्में करने के बाद तुम्हें विदा कराकर वो अपने साथ ले जाएगा। और खैर, उसने अपनी माँ से ज़्यादा बहस नहीं की थी और अपने पेपर देने के लिए यूनिवर्सिटी चली गई। लेकिन दिल अब नए अंदाज से धड़कने लगा था और फिर उसने ईशान के ख्यालों को झटकते हुए अपना सारा ध्यान पढ़ाई की ओर लगा दिया था। और आज वो अपना आखिरी पेपर देकर आई थी तो बहुत सुकून से थी। वो अपनी नींद पूरी करना चाहती थी। वो दिन में भी पूरे 2 घंटे सोई थी और रात को भी खाना खाकर जल्दी ही सो गई थी। नंदिनी, उठ जाओ यार, और कितना सोना है। सारे मेहमान नीचे इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं। भूलो मत, आज शादी है तुम्हारी। सौम्या ने उसे चौथी बार आकर जगाया तो वो मुंह बनाती उठी। क्या भाभी, मैंने कहा था मेरी शादी रख लो आज के दिन। कल ही पेपर से फ्री हुई और आज शादी कर लूं। नंदिनी मुंह बनाते उठी थी, जबकि आंखों में नींद की लाली अभी भी झलक रही थी। ये बात तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें पहले नहीं पता था कि आज तुम्हारी शादी है। सौम्या ने उसका बिस्तर तय करते नॉर्मल से अंदाज में कहा। यार भाभी, मुझे अभी और सोना है। वो फिर से लेटने का इरादा बनाने लगी। बिल्कुल नहीं, अब तुम्हारी मम्मी ने गुस्सा करना है क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि तुम्हें नीचे लेकर आऊं। सौम्या ने उसे वापस उठाकर बिठाया। मैंने नहीं करना कोई शादी वादी। आप जाकर बोल दी ईशान को वो किसी और से शादी कर ले। मुझे नींद आई है। वो मुंह बनाते बोली। शायद कुछ पल भगवान ने ऐसे भी रखे होते हैं कि उसमें प्रार्थना बहुत जल्दी स्वीकार हो जाती है। अभी वो अंदर आती बातें कर रही थी कि अचानक बाहर से शोर की आवाज़ पर दोनों चौंकती हुई बाहर निकली। तुम मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? रोहन के हाथ ईशान के गिरेबान पर थे, जबकि वो होंठ भींचे माथे पर बल डाले रोहन को देख रहा था। इस वक्त पूरे मेंशन में एक भूचाल सा आया हुआ था। छोड़ो रोहन, इसे पीछे हटो। संजय जी ने बेटे रोहन को ईशान से पीछे हटाया। आप मुझे पीछे हटा रहे हैं और इसे देखें, शादी करके आ गया है। इसे शर्म नहीं आई? मेरी बहन इसके इंतजार में बैठी है और ये किसी और से शादी करके आ गया। रोहन की आवाज़ काफ़ी ऊंची थी, जबकि उसके शब्द सुनते ही नंदिनी पर तो पहाड़ ही गिर गया। अविश्वास से ईशान को देखा। वो ऐसा कैसे कर सकता था? नंदिनी से शादी में तो उसकी भी मर्जी शामिल थी और फिर वो कैसे उसे चीट कर सकता था? नंदिनी की आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। मैं अपने काम से ना ही शर्मिंदा हूँ, ना ही मुझे किसी को सेटिस्फेक्शन देने का इरादा है। शादी की है मैंने, कोई पाप नहीं किया। ईशान भी उतनी ही सख्ती और सर्द अंदाज में बोला कि सभी ने हैरत से उसे देखा था, जबकि ईशान के पापा पवार जी ने अपने बेटे को दुखी निगाह से देखा। जी तो चाहता है कि तुम्हारा चेहरा थप्पड़ों से लाल कर दूं, लेकिन जब बेटा बाप के कद के बराबर हो जाए तो बाप को ही अपने कदम पीछे हटा लेने चाहिए। मुझे माफ़ कर दे संजय, आज मैं अपनी औलाद की वजह से बेहद शर्मिंदा हूँ। पवार जी ने अपने जान से प्यारे दोस्त संजय के आगे हाथ जोड़ दिए।
जबकि संजय जी ने अपनी पीठ अपने दोस्त की तरफ से मोड़ ली थी, क्योंकि वो अपने जान से प्यारे दोस्त की आंखों में आंसू देख ही नहीं सकते थे। ईशान ने जो किया वो गलत था। उसने 2 हंसते बसते घरों में एक दरार डाल दी थी। मैं इसे जान से मार दूंगा, रोहन फिर से गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन संजय जी ने उसे रोक लिया। तुम्हें मेरी कसम रोहन, खबरदार जो ईशान पर हाथ भी उठाया। संजय जी फिर से रोहन को रोकने लगे, जबकि इसी वक्त दम साधे इस मंजर को देख रहे रिश्ते के कुछ मेहमान जो दूसरे शहर से पहुंच चुके थे, अब वो भी सर झुकाए अफसोस कर रहे थे। ईशान के पास खड़ी वो लड़की दुल्हन बनी इस वक्त अपनी सहमी नजरों से सबको देख रही थी। दुल्हन बनी वो लड़की कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी। अंकल आप लोग ईशान को गलत, जबकि ईशान ने आगे बढ़कर तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। चुप हो जाओ महिमा, तुम कुछ नहीं बोलोगी। जबकि नंदिनी हैरान निगाहों से उन दोनों को देख रही थी। दोनों के बीच हमेशा दोस्ती वाला रिश्ता पनपता रहा था, लेकिन आज ये रिश्ता शादी में बदल रहा था। तो इसके पीछे इच्छा भी ईशान की ही थी। तो आज उसने अपनी इच्छा को दरकिनार करते हुए कैसे किसी और लड़की को अपनी पत्नी बना लिया और इस घर में ले आया था। ये नंदिनी की इंसल्ट नहीं तो और क्या थी। नंदिनी के दिल में नफरत का उबाल उठा था। ये क्या कर दिया तुमने ईशान? सौम्या ने भी ईशान की तरफ हैरत से देखकर पूछा। मैंने कहा ना सौम्या, मैं किसी की बात का जवाब देने के मूड में नहीं हूँ। फिर क्यों पीछे पड़े हैं आप लोग? वो परेशान हुआ था तो क्या करें हम? क्या कसूर नंदिनी का है जो इस शादी का झांसा देकर तुम किसी राह चलती को? राह चलती नहीं है, पत्नी है मेरी, शादी करके लाया हूँ। इज्जत से बात करें उसके लिए। ईशान गुस्से से बात काट कर बोला। इज्जत? कौन सी इज्जत जो आज सबके सामने मिट्टी में मिला दी तुमने? पवार जी अपनी बेटी की तरफ से बोले थे। ईशान की कम अकली से उनकी बेटी नंदिनी की घर गृहस्थी भी खतरे में पड़ गई थी। उन्हें तो दोहरी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। मेरे शादी करने से आपकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिल जाती। इतने हाइपर न हो और चिल करें। महिमा तुम आओ मेरे साथ। ईशान अपनी नई नवेली दुल्हन का हाथ थामे अंदर की तरफ बढ़ने लगा। 1 मिनट, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर एक फैसला मेरा भी सुन लो। रोहन की सख्त आवाज में सौम्या का दिल डूब कर उभरा था। यकीनन अब उसे सजा मिलने वाली थी। ईशान ने अपनी मुट्ठियां भींच रखी थी। भरी महफिल में आज तुमने मेरी बहन को रुस्वा किया है। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से ये सब हो जाने दूंगा? रोहन की बात का मतलब वहां मौजूद सभी लोग समझ गए थे। रोहन, इससे पहले कि वो कोई और सख्त बात करता, रोहन की मां रागिनी ने बेटे को सख्त आवाज से पुकारा था। वो माथे पर बल डाले उनकी तरफ पलटा। कोई भी गलत बात मुंह से मत निकालना रोहन, वरना पूरी जिंदगी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। रागिनी जी की बात पर रोहन ने गहरा सांस लेते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करते पास पड़ी टेबल को झटके से ठोकर मारते हुए वहां से निकलता चला गया था। नंदिनी और सौम्या बुरी तरह घबरा गईं। रोहन का गुस्सा बहुत तेज था, जबकि ईशान महिमा का हाथ थामे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि एक निगाह भी उसने नंदिनी पर नहीं डाली थी। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया था। नंदिनी अपने कमरे की तरफ भाग गई, जबकि सौम्या ने दर्द से उसे जाते देखा। एक शिकवा भरी निगाह अपने बाप पर डाली, जो बेबसी की तस्वीर बने वहीं ढह गए थे। पापा आप ठीक है ना? सौम्या को अपने पापा की हालत ठीक न लगी। मुझे घर ले जाओ बेटा। वो पवार जी को थामे घर ले आई, जबकि रागिनी जी वहीं अपने पति संजय जी के पास बैठ गईं। उन्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ईशान ने उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म किया था कि शादी वाले दिन वो किसी और से शादी करके उसे घर ले आया था। इस मामले को बहुत ही तरीके से हल करना है रागिनी। मैं नहीं चाहता इस सब का असर सौम्या और रोहन की जिंदगी पर पड़े। बाकी ईशान से आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं। संजय जी ने दुख से गहरी सांस लेते हुए कहा, तो रागिनी जी ने सर हाँ में हिलाया। सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से आज आपके घर वाले आपके खिलाफ हो गए। महिमा ने आंसू पोंछते हुए कहा। इट्स ओके, तुम फिक्र ना करो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। ईशान को जैसे खुद पर यकीन था कि वो सब ठीक कर देगा, लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था जितना वो समझ रहा था। और ये तो वक्त ने साबित करना था कि वो सब ठीक करता है या फिर हालात और भी खराब होते हैं। रात के आखिरी पहर रोहन घर में दाखिल हुआ। सारा दिन वो घर से बाहर रहा था। वो जानता था अगर वो जल्दी आता तो यकीनन ईशान के साथ झगड़ा हो जाता, और ऐसे में उसके माँ बाप ये सब सहन नहीं कर पाते। ईशान को हमेशा उसने छोटे भाइयों की तरह ही जाना था। कभी कोई ये नहीं कह सकता था कि दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, बल्कि देखने वाले यही कहते दोनों सगे भाई लगते हैं। शायद आज उनकी मोहब्बतों को नजर लग गई थी। वो बहुत उदास हुआ था, दिल जैसे टूट गया था। अंदर आता ड्राइंग रूम में सोफे पर धंस गया। पूरा मेंशन इस वक्त खामोशियों में डूबा हुआ था।
वो सोफे के आसपास बाहें फैलाए सर सोफे पर टिकाकर आंखें बंद कर गया। सौम्या जो अपनी सास और ससुर के पास बैठी कब से उनकी हिम्मत बढ़ा रही थी, अब किचन में आ गई थी। किसी ने कुछ भी नहीं खाया पिया था, सब खाने वहीं धरे के धरे रह गए थे। जो खाना बाहर से इंतजाम करवाया गया था वो रोहन ने वहीं अनाथ आश्रम में भिजवा दिया था। सबको शादी कैंसिल होने की खबर दे दी गई थी। सौम्या उठकर किचन से अपने कमरे की ओर जा रही थी, लेकिन खटके की आवाज़ सुनकर चौंकते हुए डाइनिंग रूम की तरफ आई। रोहन को यूं थका हारा देखकर सौम्या का दिल दुख से भर गया। उसने धीरे से आंसू पोंछे और उसके पास जाकर बैठ गई। सौम्या ने उसके घुटने पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर बुलाना चाहा, लेकिन रोहन ने आंखें खोलकर एक नज़र उसकी ओर घुमाई और फिर सौम्या को देखा। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि सौम्या की पलकें झुक गईं। वो सीधा होकर बैठा, लेकिन जैसे ही रोहन ने अपने घुटने पर रखा, सौम्या के हाथ को गुस्से से झटका तो इस हरकत पर सौम्या के दिल में दर्द की एक लहर उठी। वो अपना सिर दोनों हाथों पर रखकर न जाने किन गहरी सोचों में डूब गया। सौम्या के पास कहने को कुछ भी नहीं था। शायद वो बड़ी हिम्मत जुटाकर उसके पास आई थी, लेकिन रोहन के यूं हाथ झटक देने से उसकी हिम्मत भी टूट गई थी। आंसू पोंछते हुए वो खामोशी से उठ गई, जबकि रोहन के दिमाग में अब भी विचारों का एक तूफान सा चल रहा था। उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई थी और जिसने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी वो उसके सामने आबाद खड़ा था। उसकी नज़रें ईशान के पोर्शन की ओर उठीं, जो इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था। फिर उसकी नज़र अपनी बहन के कमरे की ओर गई। रात के 12 बज रहे थे और वो नंदिनी से मिलना चाहता था। उसे अपने होने का एहसास दिलाना चाहता था कि उसका भाई अभी जिंदा है, लेकिन ये वक्त सही नहीं था। वो खामोशी से उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उधर सौम्या बाथरूम से निकल रही थी कि उसने रोहन को कमरे में आते देखा और ठिठक गई, लेकिन फिर नजरें झुकाकर बिस्तर की ओर बढ़ गई। वो जानती थी कि ईशान ने जो कुछ किया है उसकी सजा अब सौम्या को ही मिलनी थी, और शायद रोहन उसे खुद से दूर रखकर यही सजा देने वाला था। रोहन शावर लेने बाथरूम चला गया। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी थी जिसे कोई भी तोड़ने को तैयार नहीं था। सौम्या की आंखें फिर से आंसुओं से भर आईं। उसे नंदिनी के लिए भी दुख हो रहा था। ईशान तो नंदिनी से मोहब्बत करता था, उससे शादी करने की इच्छा भी रखता था। फिर वो अचानक किसी और लड़की से शादी करके उसे घर कैसे ले आया? बिना बताए इतना बड़ा झटका कैसे दे सकता था? कुछ तो ऐसा था जो सबसे छिपा हुआ था, कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आ रही थी। सौम्या के दिमाग में दर्द की तेज लहरें सी उठने लगी थीं। वो एक झटके से उठी और बुदबुदाई, ईशान, हाउ कैन यू डू इट? आई विल नेवर फॉरगिव यू। उसकी आवाज़ कंपकपा रही थी। उस मासूम नंदिनी को तुमने कितना दुख दिया है। अब चाहे तुम सारी जिंदगी माफ़ी मांगते रहो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी ईशान। वो हिचकियों के बीच रोते हुए ईशान से बात कर रही थी, मानो वो वहीं सामने मौजूद हो। किस बात का दुख मना रही हो? रोहन ने उसे गहरी नज़रों से देखा। उसकी हालत देखकर उसे अजीब लगा। सौम्या ने अपने आंसू पोंछते हुए लाल आंखों से रोहन की ओर देखा। रोहन ने माथे पर आए बालों को झटका और बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, मेरे सामने ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं। जो तुम्हारे भाई ने किया है उसके बाद तुम्हारा कोई भी काम उसे जस्टिफाई नहीं कर सकता। मेरा बस चले तो तुम्हारे भाई को ही ख़त्म कर दूं। रोहन की बेरुखी भरी बात सुनकर सौम्या का दिल बुरी तरह टूट गया। उसने चुपचाप अपने आंसू पोंछे और दराज से सिरदर्द की दवाई खोजने लगी, लेकिन दवाई नहीं मिल रही थी और उसका दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। जब भी वो टेंशन लेती थी ऐसा ही होता था। क्यों शोर मचा रही हो? रोहन जो सोने की कोशिश कर रहा था, दराज खुलने बंद करने की आवाज़ से एकदम चिढ़ गया और गुस्से से दहाड़ा। उसकी तेज आवाज़ से सौम्या बुरी तरह सहम गई और पीछे हटकर बेड के कोने से जा टकराई। अब कोई आवाज़ न आए। रोहन ने एक हाथ से लाइट बंद की और करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। सौम्या ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हिचकियों का गला घोंट दिया। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन दवाई न मिलने की वजह से वो सुकून से बैठ भी नहीं पा रही थी। गहरी सांस लेते हुए वो उठी और बालकनी में चली आई। ताज़ी हवा में सांसें भरते हुए उसके आंसू फिर मोतियों की तरह बहने लगे। ईशान, तुम्हारी एक गलती हम सब पर बहुत भारी पड़ने वाली है। वो हल्के से बुदबुदाई और रेलिंग पर हाथ रखकर गहरी सोच में डूब गई। अब उसे सब कुछ समेटना था जो उसके भाई ने बिखेर दिया था। अगली सुबह नंदिनी की आंख खुली तो उसे अपना सिर चकराता हुआ महसूस हुआ। वो गहरी सांस भरते उठी और बाहर आई, लेकिन पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे इस घर में कोई बड़ा हादसा हो गया हो। नंदिनी का दिल जोर से धड़क उठा।
अचानक उसकी नज़र ईशान के पोर्शन की तरफ उठ गई। धीरे धीरे कदम बढ़ाते वो ईशान के पोर्शन में आई। वहां भी गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इस घर का बेटा कल ही नई बहू लेकर आया है। उसकी नज़रें ईशान के कमरे की ओर गईं। दरवाज़ा अब तक बंद था। वो लड़की जो कल उसके साथ दुल्हन बनकर आई थी, उसे कहीं ना कहीं उसे देखी हुई लग रही थी, लेकिन कहाँ, ये याद नहीं आ रहा था। उसी वक्त सौम्या किचन की ओर जाती दिखी तो नंदिनी जल्दी से अपने पोर्शन की ओर लौटी और फिर उसके पीछे पीछे किचन में आ गई। उसने सौम्या के चेहरे को ध्यान से देखा। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था। यकीनन भाई ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा। ये मर्द जात भी ना, जब एक दूसरे से बदला नहीं ले सकते तो औरत का सहारा लेते हैं, नंदिनी ने दिल में सोचा और गुस्से से होंठ भींच लिए। अरे नंदिनी, तुम जाग गई? सौम्या ने उसे देखते ही उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उसके चेहरे पर हल्की सी नरम मुस्कान थी। तबीयत ठीक है? सौम्या ने नंदिनी के माथे पर हाथ रखते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ भाभी। भाई कहाँ है? नंदिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी नहीं थी। कल तक जो नखरे उठवाती थी आज उतनी ही चुप थी कि सौम्या का दिल दुख गया। वो तो सुबह सुबह ही कहीं चले गए, सौम्या ने धीरे से जवाब दिया। सौम्या का चेहरा खामोश था। वो और नंदिनी दोनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाने लगी। दोनों ही खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। सौम्या रागिनी जी और संजय जी को नाश्ते के लिए बुलाने गई, जबकि पवार जी के पोर्शन से अब तक कोई नहीं आया था। ये बड़ी सी टेबल जो दो परिवारों को खाने के समय जोड़ती थी, आज सभी एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। माहौल की उदासी पल पल बढ़ती जा रही थी। तभी रागिनी जी ने नंदिनी से कहा, बेटा नाश्ता भाभी लगा लेंगी, तुम ऐसा करो अपने अंकल को बुलाकर लाओ। लेकिन मामा, नंदिनी हिचकिचाई। नंदिनी, मैंने कहा ना जाओ। माँ की बात सुनकर नंदिनी चुपचाप भारी कदमों से पवार जी के पोर्शन की ओर बढ़ गई। घर अब भी सन्नाटे में डूबा हुआ था। उसने धीरे धीरे अंकल के कमरे की ओर कदम बढ़ाए और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से तुरंत आवाज आई, आ जाओ। नंदिनी को सामने देखकर पवार जी का दिल भारी हो गया। उनकी आंखें भर आईं। मैं तो तुमसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता बेटा, उन्होंने गहरी उदासी में कहा। आपको किसने कहा माफ़ी मांगने के लिए? आप बड़े हैं, ऐसा मत सोचिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चलिए नाश्ता कर लीजिए, फिर आपको ऑफिस भी तो जाना होगा ना, नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पवार जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और गहरी सांस भरते हुए अपने कमरे से बाहर निकल आए। फिर वो संजय जी के पोर्शन में पहुंचे और चुपचाप डाइनिंग टेबल पर सिर झुकाकर बैठ गए। संजय जी अपने दोस्त की हालत देखकर दुखी थे, लेकिन वो अपनी बेटी की तकलीफ भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, जो ईशान के नाम पर सपने सजाने लगी थी। नंदिनी अपने चेहरे के भाव सामान्य करने की कोशिश कर रही थी ताकि घर के बाकी लोग भी सहज हो सकें। सौम्या ने गहरी सांस लेते हुए नाश्ता सर्व करना शुरू कर दिया। तभी ईशान और महिमा उधर आते दिखाई दिए। ईशान सीधे डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ा और सौम्या से बोला, सौम्या नाश्ता। ईशान, ये नाश्ता हम सबके लिए बनाया गया है। अपने और अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए नाश्ता खुद बना लो। किचन का रास्ता उधर है, सौम्या ने सख्त लहजे में कहा। प्लेट की ओर बढ़ता ईशान का हाथ रुक गया था। उसने गहरी नज़रों से सौम्या को देखा और बोला, अच्छा हुआ पहले ही बता दिया कि अब यहाँ 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। कोई बात नहीं, जिस तरह पोर्शन अलग हैं, किचन भी अलग कर लेते हैं। उसकी इस बात पर पवार जी और संजय जी ने दुख भरी नज़रों से उसे देखा। जिनकी दोस्ती की मिसाल पूरा इलाका दिया करता था, वही दोस्ती तोड़ने के लिए आज उनका बेटा ईशान खड़ा था। ईशान कुर्सी से उठने ही वाला था कि संजय जी ने गुस्से में कहा, वापस बैठो ईशान। उनके टोकने पर सभी हैरान रह गए। सौम्या बेटा, खाने से किसी दुश्मन का भी हाथ नहीं रोका जाता, और ईशान कोई गैर नहीं है। आगे से मैं ये सब दोबारा न देखूं। संजय जी ने सौम्या को हल्की फटकार लगाई। नाश्ता सबको सर्व करो सौम्या, रागिनी जी ने भी सख्त लहजे में कहा। सौम्या मजबूरी में ईशान और महिमा को भी नाश्ता परोसने लगी। गुस्से से भरी नंदिनी अचानक टेबल से उठकर खड़ी हुई। नंदिनी बेटा, नाश्ता करके जाओ, संजय जी ने उसे रोकते हुए कहा तो एक पल के लिए उसके कदम रुक गए थे। रोहन, जो अभी अभी डाइनिंग टेबल की ओर आ रहा था, महिमा और ईशान को नाश्ता सर्व करते देखा तो गुस्से में भड़क उठा। सौम्या, तुम्हारी इन लोगों के लिए आवभगत हो गई हो तो अपने पति को भी देखो। गुस्से में उसकी आवाज़ ऊंची हो गई थी। रोहन की आवाज़ सुनते ही सौम्या के हाथ से चाय का कप छूट गया और गरम गरम चाय उसके हाथ पर गिर गई। सौम्या, ध्यान से। ईशान बेचैन हो उठा और सौम्या का हाथ पकड़ लिया। नंदिनी भी तुरंत सौम्या की ओर बढ़ी। भाभी, ज़्यादा तो नहीं जला? सौम्या अपना हाथ सहला रही थी,
लेकिन उसकी नज़रें तो बस रोहन पर थीं, जो गुस्से में अपने कमरे की ओर बढ़ गया था। भाभी यहाँ आइए, मैं आपको दवा लगा दूँ, नंदिनी ने कहा और सौम्या को अपने कमरे की ओर ले गई। पापा, ईशान ने पवार जी को पुकारा। शायद कुछ कहना चाहता था। पवार जी ने उसकी ओर देखा लेकिन तुरंत हाथ उठाकर रोक दिया। तुम्हारा बाप तो कल ही मर गया था तुम्हारे लिए। बेहतर होगा मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही मुझे पापा कहना। उनके कठोर शब्दों ने सभी को सन्न कर दिया था। पवार जी सख्त कदमों से उठे और वहां से चले गए। महिमा चुपचाप सिर झुकाए अपने आंसू पोंछ रही थी। इस घर के लोग मेरे आने से बिखर गए हैं ईशान, मैं तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। माही, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो, किसी से कुछ कहने या सुनने की जरूरत नहीं है, ईशान ने गंभीर स्वर में कहा। अब उसे इन हालातों पर गुस्सा आने लगा था। ये सब उसके अपने थे, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। अगर सच में अपने होते तो क्या उसकी तकलीफ को नहीं समझते। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा अपनी बहन सौम्या और अपने पापा पर आ रहा था। गुस्से में वो कमरे से बाहर निकला, तभी सामने से नंदिनी आ गई और दोनों की एक जोरदार टक्कर हो गई। नंदिनी ने तुरंत उसकी शर्ट पकड़ ली ताकि गिरने से बच सके, लेकिन ईशान ने उसे कोई सहारा नहीं दिया। नंदिनी ने खुद को संभालते हुए धीरे से उसकी शर्ट को छोड़ दिया, इससे पहले वो जमीन पर दोबारा गिर पड़ती। इस बार ईशान ने नंदिनी की कमर में हाथ डालकर उसे गिरने से पहले ही थाम लिया और फिर धीरे से उसे उसके कदमों पर खड़ा कर दिया। दोनों की नजरें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थीं, लेकिन उनके होंठ खामोश थे। ईशान जा चुका था, लेकिन नंदिनी को गुस्सा दिला गया। शायद अब सारी जिंदगी इसी तरह कटनी थी, घुट घुट कर। वो ठहरी हुई निगाहों से उसे जाता देखती रही, फिर झटके से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। 2 दिन बाद, हाथ कैसा है अब? अचानक रोहन को सौम्या के हाथ की याद आ गई। सौम्या ने उसे दुख भरी नजरों से देखा, जैसे यकीन ही ना हो कि उसने ये सवाल पूछा है। ज्यादा जल गया था? वो उसके पास बैठकर फिक्रमंदी से उसके हाथ को देखते हुए बोला। ठीक हूं अब। सौम्या ने अपना हाथ झटके से खींच लिया, लेकिन रोहन ने फिर से उसे पकड़ लिया। मुझे गुस्सा था सौम्या, जो ईशान ने किया उसके बाद मैं खुद को कैसे संभालता। रोहन ने धीरे से कहा। सही कह रहे हैं आप, सारा कसूर तो मेरा ही था ना। वो सर झुकाए शिकायती लहजे में बोली। शायद हालात गलत थे कि हम सब बस पिस कर रह गए। रोहन ने गहरी सांस ली और उठकर बाथरूम की ओर बढ़ गया। खाना लाऊं आपके लिए? सौम्या ने धीरे से पूछा। सारी नाराजगी अपनी जगह थी, लेकिन वो एक अच्छी पत्नी की तरह उसके खाने पीने का और बाकी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी। नहीं, भूख नहीं है, रोहन ने छोटा सा जवाब दिया और बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। शावर लेने के बाद जब वो बाहर आया तो कमरे की लाइट्स ऑफ थीं। साइड लैंप की हल्की रोशनी में उसने देखा कि सौम्या पहले ही सो चुकी थी। वो अपने गीले बालों को तौलिए से रगड़ता हुआ बेड के किनारे बैठ गया और मोबाइल पर स्क्रॉल करने लगा, लेकिन सिर दर्द तेज हो गया तो उसने फ़ोन एक तरफ रखा और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। सौम्या उसके इतने करीब थी, फिर भी उससे बहुत दूर लग रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानता था कि पत्नी के करीब आना उसका हक है। उसके जज्बात उसे तंग करने लगे। उसका दिल सौम्या की संगत के लिए मचलने लगा। गहरा सांस लेते हुए वो धीरे से सौम्या के करीब लेट गया और फिर धीरे से उसने सौम्या की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचा। सौम्या हल्की हल्की नींद में थी, लेकिन अचानक उसकी नज़दीकी से उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी ये उसका हक था। वो उसे मना नहीं कर सकती थी। सौम्या ने अपने धड़कते दिल को बहुत मुश्किल से संभाला। वो बहुत प्यार से उस पर बरस रहा था। अपनी शर्ट के बटन खोलता वो सौम्या की शर्ट बाजू से बाहर उसके लबों की नरमी को अपने होठों से चुराने लगा। उसकी धड़कनें तेजी से भाग रही थीं और जब वो नीचे से उसकी दोनों खूबसूरत धड़कनों पर झुका तो सौम्या के लबों से एक मदहोश सिसकी निकली थी। पल भर में वो उसे हर पर्दे से आज़ाद करता उसमें पूरी तरह समाता चला गया। सौम्या की मदहोश सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। कितने दिनों के बाद वो उसके करीब आया था तो पूरे जोश और जुनून से बरस रहा था। सौम्या की आंखों से आंसू टूटकर तकिए में खो गए थे। रोहन, वो जुनून में होता तो हमेशा सब भुला दिया करता था। अभी भी वो अपने जुनून में कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया था, तो उसने उसे होश दिलाने के लिए सरगोशी में आवाज़ लगाई थी। रोहन की जान, क्या हुआ? जरा से अपनी गर्दन तिरछी करते हुए पूछता। वो उस वक्त बिल्कुल कोई और ही रोहन लग रहा था। प्लीज़, वो फिसलती सांसों से बोलती उसे और मदहोश कर रही थी। मेरी जान, ये तो मेरी मोहब्बत का रंग है, ये मेरी चाहत है, और मेरी चाहत को सहन करने में तुम्हें इतनी तकलीफ़ क्यों? वो उसकी नरमियों को महसूस करता हुआ मदहोश हो रहा था
और सौम्या को तो शायद अब उसके जुनून की आदत हो गई थी, और फिर वो इतने दिनों के बाद बरसा था तो टूट कर ही बरसना था। वो उसके जुनून के आगे हार मानती खुद को उसे सौंप चुकी थी, और रोहन ने भी बहुत मोहब्बत और जुनून से उसे समेटा था। सुबह की रोशनी में मुदी हुई आंखें खोलती सौम्या उठी तो अपने आप पर नजर पड़ते ही बिलश हो गई थी, क्योंकि वो रोहन की वाइट शर्ट में थी, जबकि रोहन ब्लैक सैंडो में सर तकियों में घुसाए गहरी नींद सो रहा था। सौम्या का जी चाहा उसे जगा दे, लेकिन फिर उसके आराम का ख्याल करके वो खामोशी से दबे पांव उठी और बाथरूम चली गई। शावल लेकर निकली तो रोहन जाग चुका था, लेकिन आंखें मूंदे बेड से टेक लगाए बैठा था। आप जाग गए? सौम्या ने मुस्कुराते हुए उसे पुकारा तो वो एक पल को आंखें खोलकर उसे देखने लगा, लेकिन अगले पल फिर से आंखें बंद कर गया। सौम्या के होंठों से मुस्कुराहट एक पल में गायब हुई थी। उसे रोहन के चेहरे पर फिर से वही भाव दिखाई देने लगे जैसे रात उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। यानी उसकी मोहब्बत सिर्फ तब तक थी जब तक वो उसकी ज़रूरत को पूरा कर रही थी। रात उसने उससे अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली और अब उसके लिए फिर से ईशान की बहन बन गई थी, और ईशान का बदला वो सौम्या से बेरुखी दिखाकर ले रहा था। न जाने क्यों सौम्या को एक दुख ने घेर लिया था। उसकी आंख भर आई थी, जबकि रोहन खामोशी से उठकर बाथरूम में घुस गया और शावर लेने लगा। मतलब साफ था कि सिर्फ एक दूसरे की तलब थी, मोहब्बत नहीं थी, एक ज़रूरत थी, चाहत नहीं थी। अपने आंसू बेदर्दी से रगड़ते वो अपने गीले बालों में जोर जोर से कंघी करने लगी। न जाने कितने ही बाल कंघी में टूटकर उसे दर्द से दो चार कर गए थे, और उसे एहसास तक न हुआ। क्या बदतमीजी है सौम्या, ये पागलों की तरह कंघी क्यों कर रही हो? वो बाहर निकलते उसे अपने बालों के साथ उलझा देखकर भड़का था। छोड़े मुझे। वो अपना हाथ गुस्से से छुड़ाती फिर जोर जोर से कंघी करने लगी। पागल हो गई हो, सारे बाल टूट रहे हैं, 2 थप्पड़ खाओगी मुझसे? रोहन ने गुस्सा बर्दाश्त करते कहा। हाँ तो उठा ले हाथ, मिल जाएगा आपको सुकून। शायद ऐसे ही आपके अंदर की आग ठंडी हो सके। वो अपने गालों पर आए आंसुओं को सख्ती से रगड़ती अपने गाल लाल कर गई थी। इतना हाइपर क्यों हो रही हो? वो आपकी बार धीमे शब्दों में बोला। हाथ छोड़े मेरा। आपको जो चाहिए था वो तो रात आपको मिल गया था ना, अब ये नाटक मत करें। सौम्या के शब्दों ने रोहन के दिमाग को एक पल के लिए घुमाकर रख दिया था। बकवास की है? क्या बकवास की है? फिर से बोलो। वो उसका चेहरा गुस्से से दबोचता अपने सामने करता उसकी गर्दन की तरफ झुका। रोहन, मेरा सर। उसके खींचने की वजह से दर्द की लहर उठी थी। मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत तुम्हें मेरी ज़रूरत लगती है? तुम्हें लगता है सिर्फ अपनी ज़रूरत की वजह से मैं तुम्हारे करीब आता हूँ? तो ठीक है, नहीं आऊँगा आज के बाद तुम्हारे करीब, समझी? वो गुस्से से उसे छोड़ता अपना मोबाइल और वॉलेट उठाकर घड़ी कलाई में पहनने लगा, जबकि वो सर दर्द की वजह से वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। रोहन पलटकर बाहर जाने लगा कि उसे यूं नीचे बैठता देखकर उसकी तरफ लपका। उठो सौम्या, ओपन योर आइज। वो उसका चेहरा थपकने लगा। जानता था उसको सरदर्द का इशू है, फिर भी कभी कभी अपने गुस्से में उसे तकलीफ दे जाता था। उसे बिस्तर पर बिठाते उसके होठों से पानी का गिलास लगाया। आर यू ओके? उसका सर धीरे धीरे से दबाता वो उसे अपने सीने से लगा गया, जबकि वो उसके सीने से लगी फूट फूट कर रो पड़ी। रोहन ने उसके माथे पर होंठ रखे तो उसे अपने अंदर तक सुकून उतरता महसूस हुआ। वक्त का काम है गुजरना, और वो गुजरता चला जाता है। पवार जी ने महिमा को अपने घर की बहू स्वीकार कर लिया था, और जब उन लोगों ने ही उसे स्वीकार कर लिया तो फिर रागिनी जी और संजय जी भी क्या कर सकते थे? उन्होंने भी अपने दिलों को समझा लिया था। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। नंदिनी ने भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। वो भूल चुकी थी कि कभी उसकी शादी ईशान से होने वाली थी। अब वो अपनी ज़िंदगी में खुश थी और अपने भविष्य पर ध्यान दे रही थी। महिमा प्रेग्नेंट थी और सौम्या भी उम्मीद से थी। नंदिनी सौम्या का बहुत ख्याल रखती थी। आखिर उसकी इकलौती भाभी जो थी वो उसे कोई भी काम नहीं करने देती। एक दिन महिमा को अचानक पेट दर्द उठा। घर में कोई भी नहीं था और वो दर्द से बेहाल हो रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसी को आवाज़ दे। किसी तरह अपने कदमों को घसीटती हुई वो संजय जी के पोर्शन की तरफ बढ़ी। दर्द सहते सहते उसका रंग पीला पड़ चुका था। अभी वो चक्कर खाकर गिर ही रही थी कि नंदिनी ने उसे फौरन थाम लिया। तुम ठीक हो? नंदिनी की आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। महिमा ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और कांपती आवाज़ में बोली, मेरे बच्चे को बचा लो नंदिनी, प्लीज़। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो मम्मी, पापा, भाभी और भाई को सबको पुकारने लगी। महिमा की बिगड़ती हालत देखकर नंदिनी के हाथ पैर फूल गए थे।
उसने रागिनी जी की मदद से महिमा को गाड़ी में बिठाया। मैं भी साथ चलती हूँ, सौम्या ने घबराकर कहा। नहीं सौम्या, तुम्हारी अपनी हालत भी ठीक नहीं है, तुम घर पर रहो और ईशान से बात करने की कोशिश करो। हम महिमा को अस्पताल लेकर जा रहे हैं, नंदिनी ने दृढ़ता से कहा। ड्राइवर नंदिनी और रागिनी जी के साथ मिलकर वे महिमा को अस्पताल ले आए। ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था, तभी डॉक्टर बाहर आया और पूछा, आप में से नंदिनी कौन है? नंदिनी और रागिनी जी दोनों ही चौंक गईं। पेशेंट आपको अंदर बुला रही हैं, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, प्लीज़ उनके हस्बैंड को कॉल करें, डॉक्टर ने गंभीर आवाज़ में कहा। तो रागिनी जी ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, जबकि नंदिनी अंदर आ गई। महिमा ऑक्सीजन मास्क लगाए बेड पर पड़ी थी। दर्द से थोड़ी राहत पाकर उसने नंदिनी को बुलवाया था, लेकिन जो कुछ उसने कहा उससे नंदिनी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। कितनी ही देर तक वो फटी फटी आंखों से महिमा को देखती रही, जबकि महिमा ने अब अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली थीं। उसकी आंखों से 2 आंसू टपके और तकिए में कहीं खो गए। नंदिनी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ कांप कर रह गए, जैसे अब बोलने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो अपने कदमों को घसीटती हुई कमरे से बाहर आई। तभी ईशान और रोहन भी अस्पताल पहुंच चुके थे। नंदिनी ने ईशान की तरफ अजीब निगाहों से देखा, लेकिन वो उसकी नज़रों का मतलब समझ नहीं सका। माँ और बच्चा दोनों की हालत बहुत क्रिटिकल है, डॉक्टर ने ईशान से कहा। प्लीज़ माँ को बचाइए। ईशान की आवाज़ बेबसी से भरी थी। डॉक्टर ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया और ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गया। पूरे समय नंदिनी की जलती हुई नज़रों की तपिश ईशान अपने ऊपर महसूस करता रहा। 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया। बेटा हुआ है, उसने खबर सुनाई, लेकिन महिमा अपनी ज़िंदगी हार चुकी थी। पूरा माहौल गमगीन हो गया, सभी की आंखों में आंसू थे। ईशान तो वहीं सोफे पर धंस गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ इतनी जल्दी बदल जाएगा। रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बिना कुछ कहे तसल्ली देने की कोशिश की थी, क्योंकि कहने के लिए शब्द अब उसके पास नहीं थे। महिमा को गए आज 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था और उसका बेटा पूरी तौर से नंदिनी की देखभाल में था। महिमा का इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन ईशान ने उसे हमेशा सहारा दिया था। आज उसकी 13वीं थी। रागिनी जी ने नन्हे दक्ष को नंदिनी की गोद में दिया और वो उसे लेकर ईशान के कमरे की तरफ बढ़ गई। वहाँ उसके दूध की सारी ज़रूरी चीज़ें मौजूद थीं। उसने दूध बनाया और दक्ष के होंठों से लगा ही रही थी कि तभी ईशान शावर लेते हुए कमरे से बाहर निकला। नंदिनी घबराकर खड़ी हो गई। ईशान शर्टलेस था, सिर्फ ट्राउजर पहने हुए और गले में तौलिया डाले हुए था। वो बाल झटकते हुए बोला, तुम यहाँ? मुझे नहीं पता था कि आप कमरे में हैं, वरना मैं नहीं आती, नंदिनी ने सपाट अंदाज में जवाब दिया और नज़र फेर ली। क्यों, मेरे वजूद से नफरत है तुम्हें? ईशान की आवाज़ में हल्की सी चुभन थी। नंदिनी ने बिना भाव बदले जवाब दिया, नफरत करने के लिए पहले मोहब्बत का होना ज़रूरी होता है, और हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें नफरत या मोहब्बत हो। उसने जानबूझकर अपनी आगे की बात अधूरी छोड़ दी। पल भर को दोनों की नज़रें टकराईं। फिर नंदिनी दक्ष को सीने से लगाए कमरे से बाहर चली गई, जबकि ईशान बाल झटककर तौलिए से अपने बाल सुखाने लगा। सौम्या की डिलीवरी में अभी 1 महीना बाकी था। घर में नन्हे दक्ष की किलकारियां गूंजने लगी थीं। वो मासूम सा बच्चा सबको बहुत प्यारा था। घर में एक बार फिर से ईशान और नंदिनी की शादी का जिक्र छिड़ गया। दोनों परिवारों की यही दिली ख्वाहिश थी कि वे अब शादी कर लें। नंदिनी दक्ष को बिल्कुल माँ की तरह संभाल रही थी। यही सब देखकर जब उससे शादी के बारे में पूछा गया तो कितनी ही देर तक वो खामोश बैठी रही। जो सच्चाई महिमा ने उसे बताई थी, वो सच्चाई जानने के बाद वो शादी से इनकार नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने एक ऐसी शर्त रख दी कि ईशान अबाक रह गया। यही मेरी शर्त है, अगर शादी करना चाहते हैं तो इसे मानना होगा, बाकी आपकी मर्जी, नंदिनी ने बिना भाव बदले कहा और दक्ष को अपने करीब कर लिया। अब 3 महीने हो चुके थे। नंदिनी बिना किसी एहसास के उसे अपने कमरे में रखे हुए थी। किसी को समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। जिस लड़की ने शादी के दिन उसकी शादी तोड़वाकर खुद उसके दूल्हे को अपना पति बना लिया, उसी के बच्चे को वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा क्यों बना रही थी, ये राज कोई नहीं जानता था। ईशान की आंखों में गुस्सा भर गया। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर नहीं, आपकी मर्जी, आप मजबूर तो नहीं हैं, नंदिनी ने गुस्से से जवाब दिया। ईशान ने गहरी सांस भरकर खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने कभी नहीं सोचा था कि नंदिनी उसके लिए ऐसी सज़ा सोचेगी। फिर घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हो गई, लेकिन नंदिनी अपनी शर्तों पर अड़ग रही। शादी के बाद भी वो अपने कमरे में ही रही। उसने शादी के लिए सिर्फ हामी भरी थी, लेकिन ये साफ कह दिया था
कि वो अपने पोर्शन से ईशान के पोर्शन में नहीं जाएगी। ईशान परेशान था। गुस्से से उसने अपने बालों में उंगलियां फेरी, लेकिन चुप रहा। उसे सबसे ज़्यादा इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि नंदिनी की शर्तें इतनी सख्त क्यों थीं। नंदिनी अभी अभी दक्ष को सुलाकर उठी थी। उसकी कमर में हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था। वो अपनी कमर सीधी करने के लिए खड़ी हुई और दुपट्टा एक तरफ रखते हुए गर्दन को दाएं बाएं घुमाने लगी। तभी अचानक ईशान कमरे में दाखिल हुआ, बिना दस्तक दिए। नंदिनी एकदम से चौंक गई। ईशान गुस्से में था, लेकिन जैसे ही उसने नंदिनी को देखा, उसका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसकी नज़र नंदिनी के खुले बालों और गहरे गले की ओर टिक गई, जहां उसकी धड़कनों की खूबसूरती साफ नजर आ रही थी। ईशान ने बेखुदी में अपने निचले होठ को हल्के से दबाया। आपको दस्तक देकर आना चाहिए था, नंदिनी ने माथे पर आए बाल हटाते हुए कहा और जल्दी से अपना दुपट्टा बिस्तर से उठा लिया। ईशान ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। अब मुझे यहाँ बिना दस्तक के आने का हक है, नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा और ठंडे लहजे में कहा। आप शायद भूल रहे हैं, मैंने शादी के लिए एक शर्त रखी थी। ईशान ने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया। जानता हूँ, और मैं उस शर्त को मान भी चुका हूँ। अचानक ईशान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया। नंदिनी की नरम नाजुक धड़कनें ईशान के सीने से आ टकराईं। फिर क्यों करीब आ रहे हैं, दूर रहिए मुझसे। नंदिनी ने खुद को उससे दूर करने की कोशिश की। ईशान की आंखों में हल्की शरारत थी। उसने धीमे से कहा, करीब आने की कोई शर्त तो नहीं रखी थी ना। ईशान सीरियस अंदाज में बोलता उसकी धड़कनों में अपना चेहरा छुपाने लगा। क्या कर रहे हैं ईशान, छोड़े मुझे। नंदिनी को गुस्सा आने लगा। शादी के बाद छोड़ा नहीं जाता। वो उसके साथ बेबाक शरारतें करता उसके 14 तबक रोशन कर गया। अचानक ही नंदिनी का हाथ उठा था और ईशान के गाल पर उंगलियों के निशान छोड़ गया। बदले में ईशान का हाथ भी उठा। नंदिनी ने डर के मारे अपनी आंखें मींच लीं, लेकिन ईशान ने अपना हाथ हवा में ही रोक लिया। उसने खुद के अंदर उठते गुस्से को कैसे काबू किया था, ये वही जानता था। 2 साल का वक्त मांगा है न तुमने, तो वादा करता हूँ 2 साल तक तुम्हें उंगली से भी नहीं छूऊंगा। लेकिन जैसे ही दक्ष 2 साल का होगा, उससे अगले दिन का इंतजार नहीं करूँगा। बिना किसी की सुने तुम्हारे अंदर तक समा जाऊंगा। तुम्हारी धड़कनों को धड़काते हुए तुम्हें अपना बनाऊंगा, और उस दिन तुम क्या, कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा, समझी। वो उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ कर बोला था, जबकि अगले ही पल वो लंबे लंबे डग भरता कमरे से बाहर निकल गया। नंदिनी अपने आंसू पोंछते हुए वहीं बैठ गई और अपना हाथ देखने लगी। अब उसे खुद पर अफसोस हुआ। उसका इरादा नहीं था ईशान पर हाथ उठाने का, लेकिन अचानक ही उसका हाथ उठ गया था। हाँ, वो सज़ा दे रही थी ईशान को, 2 साल की, जिस तरह उसने उसे सज़ा दी थी 1 साल तक उसे सब कुछ सच छुपाकर। तो अब वो खुद सूद समेत उसकी सज़ा उसे लौटा रही थी, क्योंकि अब बारी नंदिनी की थी। सौम्या की डिलीवरी के वक्त रोहन शहर से बाहर गया हुआ था। अस्पताल में वो और संजय जी ही थे। दक्ष को वो रागिनी जी के पास छोड़कर आई थी। वो बहुत परेशान थी। डॉक्टर ने कंडीशन क्रिटिकल बताई थी। 6 महीने पहले वाली ही सिचुएशन फिर से नंदिनी को याद आने लगी, जब महिमा जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। और जब सौम्या के बारे में डॉक्टर ने यही कहा कि कंडीशन सीरियस है, तो रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। तभी ईशान तेज कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ। वो भगवान से रो रो कर सौम्या की सेहत की दुआएं मांग रही थी। वो उसी की तरफ आ रहा था। नंदिनी का दिल इस कदर दुखी था कि उसे बस ईशान के सीने में समाने का जी चाह रहा था। वो खुद से लड़ते लड़ते थक गई थी। उसे ईशान चाहिए था, हर हाल में चाहिए था। ईशान जैसे ही उसके करीब आया, वो एकदम से उसके सीने से जा लगी और ईशान वहीं खड़ा हो गया। उसे यकीन आया कि नंदिनी यूं खुद आगे बढ़ते उसके गले लग सकती है। ईशान ने उसे खुद से अलग करना चाहा, लेकिन वो और उसके साथ जोर से चिपक गई। उसका रोना ईशान को तकलीफ दे रहा था। उसे साथ लगाए वो एक बेंच पर बैठा, जबकि उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे वो बस हिचकियों से रोए जा रही थी। संभालो खुद को, ईशान ने धीरे से कहते उसे खुद से छुड़ाना चाहा, जबकि नंदिनी खुद पर काबू पाते पीछे हटी और अपने आंसू पोंछने लगी। आई एम सॉरी, वो मुझे। नंदिनी अपनी जल्दबाजी पर शर्मिंदा हुई थी। ईशान खामोश ही रहा। कुछ देर में डॉक्टर ने एक छोटा सा बच्चा उनकी गोद में दिया तो वो सब खेल उठे। सौम्या भी ठीक थी। सभी ने भगवान का धन्यवाद किया। मुश्किल वक्त टल गया था। सौम्या को घर ले आए। रोहन अपने बच्चे को गोद में लेकर बहुत खुश था। उसने सौम्या के माथे पर प्यार से चुम्बन दिया और हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया, थैंक यू। घर में रौनक सी छा गई थी। रोहन ने पूरे घर को सजा दिया था
और नंदिनी भी उसके साथ मिलकर सजावट में लगी हुई थी। दक्ष और नन्हे मोहित के आने से घर और भी गुलजार हो गया था। सौम्या का खास ख्याल रखा जा रहा था। इसी खुशी में एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी रखी गई थी, जिसमें नंदिनी ने अपने हाथों से केक बेक किया था। सबने शाम को मिलकर पार्टी को खूब एंजॉय किया। ईशान देर से आया था, इसलिए वो इस फंक्शन का हिस्सा न बन सका। ऑफिस का काम कुछ ज़्यादा बढ़ गया था और जब वो घर पहुंचा तो काफ़ी रात हो चुकी थी। वो किचन में आया, फ्रिज खोला और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र नंदिनी के हाथ से बनाए केक पर पड़ी। एक पल के लिए उसका दिल चाहा कि वही खा ले, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोक लिया। उसने दिल पर पत्थर रखकर एक दूसरा बॉक्स खोला और उसमें से बिरयानी निकाली। बिरयानी गर्म करने के बीच वो अपने मोबाइल पर ईमेल चेक करने लगा और माइक्रोवेव की तरफ से ध्यान हटा बैठा। तभी नंदिनी वहां आ गई और तुरंत माइक्रोवेव बंद कर दिया। ईशान अभी भी मोबाइल में डूबा हुआ था। नंदिनी ने हल्के अफसोस के साथ सिर हिलाया और बिरयानी प्लेट में निकालने लगी। जब ईशान गहरी सांस लेकर पीछे पलटा तो उसने देखा नंदिनी बिरयानी की प्लेट हाथ में लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन बिना कुछ कहे प्लेट थाम ली और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने लगा। हालांकि उसने नंदिनी को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था और मोबाइल में बिजी रहा। नंदिनी पानी का गिलास भरकर टेबल पर रख रही थी जब उसने सुना, यस मिस नेहा, डिटेल्स मैंने चेक कर ली हैं, आप इन्हें फ़ौरन आगे फॉरवर्ड कर दें। ईशान बहुत ही गंभीर लहजे में बात कर रहा था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने सब देख लिया है, कोई लीकेज पॉइंट नहीं है। सामने शायद कोई लड़की थी। नंदिनी को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे से कोई भाव प्रकट नहीं होने दिया। ईशान ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और उठकर जाने लगा। उसने 4 चम्मच भी पूरे नहीं खाए थे। ईशान, आपने खाना ख़त्म नहीं किया। नंदिनी ने उसे उठते देखा और चाय बनाते हुए उसकी तरफ देखने लगी। बस इतना ही काफ़ी है, कहकर वो किचन से बाहर जाने लगा। ईशान, नंदिनी ने उसे फिर से पुकारा। इस बार वो ठिठक कर सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। नाराज़ हैं आप मुझसे? उसने भीगे स्वर में पूछा। नहीं, लेकिन आपका अंदाज बता रहा है कि आप नाराज़ हैं। नंदिनी ने उसका रास्ता रोका तो उसने गहरी सांस ली और माथे पर आए बालों को पीछे किया। आप बोल क्यों नहीं रहे? नंदिनी अब परेशान होने लगी। अभी बोलने के लिए 1 साल और 6 महीने बाकी हैं। वो गुजर जाने दो, फिर बात करेंगे, ईशान ने संजीदगी से कहा और हल्के से उसके गाल थपक कर अपने कमरे की ओर चला गया। आज दक्ष की पहली सालगिरह थी, जिसे नंदिनी बहुत धूमधाम से मनाना चाहती थी, लेकिन ईशान शहर से बाहर था। उसने उसका बहुत इंतजार किया, उसे कॉल भी किया, लेकिन ईशान ने फ़ोन नहीं उठाया। रात तक वो बैठी बस उसी का इंतजार करती रही, पर वो नहीं आया। नंदिनी, केक काट लो। शायद ईशान को कोई ज़रूरी काम आ गया हो, इसलिए नहीं आ पाया। रोहन ने उसके उतरे चेहरे को देखकर मोहब्बत से कहा। नहीं भाई, दक्ष उसका बेटा है, उसे याद रखना चाहिए था। क्या उसे एहसास नहीं कि उसकी फैमिली भी है? सिर्फ बिजनेस ही सब कुछ नहीं होता, एहसास और जज्बात भी मायने रखते हैं। नंदिनी दुखी होकर बोली। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो पीछे पलटी। ईशान अपनी पूरी शान के साथ खड़ा था और बस उसे ही देख रहा था। दक्ष भागता हुआ ईशान के सीने से लिपट गया। ईशान ने झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। नंदिनी ने अपना चेहरा फेर लिया, चुपके से अपने आंसू पोंछ लिए। दक्ष ने ईशान और नंदिनी के साथ मिलकर केक काटा। सभी ने उसे गिफ्ट दिए। मोहित, जो दक्ष से 6 महीने छोटा था, उससे बहुत प्यार करता था। सुबह से ही नंदिनी की तबीयत ठीक नहीं थी। सौम्या ने उसे आराम करने के लिए कमरे में भिजवा दिया। सब मिलकर काम समेटने लगे थे। जब नंदिनी दक्ष को लेकर अपने कमरे में आई, लेकिन कुछ ही देर में उसे अचानक चक्कर आ गया। वो गिरते गिरते बची। ठीक उसी वक्त ईशान शॉपिंग बैग लिए अंदर कमरे में दाखिल हुआ था, इस बार भी बिना दस्तक दिए। वो नंदिनी और दक्ष के लिए कुछ सामान लाया था, लेकिन देने का वक्त नहीं मिला था, इसलिए अब देने आया था। लेकिन सामने जो देखा उससे वो एकदम घबरा गया। नंदिनी सोफे पर गिर रही थी। नंदिनी, आर यू ओके? उसने फिक्रमंदी से उसका माथा छुआ। उसे हल्का बुखार था। ईशान, मेरा दिल घबरा रहा है। नंदिनी ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए कहा। उठो, बिस्तर पर आओ। उसने उसे सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया और दवाई दी। आराम करो, थोड़ी देर में ठीक हो जाओगी। ईशान ने उसके माथे पर हाथ रखकर सहलाया। उसके हाथों का स्पर्श पाते ही नंदिनी के अंदर एक अजीब सा सुकून उतर आया था। वो जाने लगा तो नंदिनी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ मत जाएं। वो नींद में ही बुदबुदाई थी। नहीं जा रहा, ईशान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और वहीं बैठकर धीरे धीरे उसका सिर दबाने लगा। वो खुद भी बहुत थका हुआ था, लेकिन नंदिनी की तकलीफ उसे अपने दिल पर महसूस हो रही थी। ये नाजुक सी लड़की थी, लेकिन फिर भी कभी हिम्मत नहीं हारती थी। लेकिन आज वो टूट रही थी और ईशान उसे टूटा हुआ नहीं देख सकता था,
कितनी ही देर तक वो वहीं बैठा उसके चेहरे को देखता रहा। वो जानता था नंदिनी अब उसकी संगत की तलब महसूस कर रही है, उसे उसका साथ चाहिए था। लेकिन ईशान ने ठान लिया था जब तक उसकी शर्त पूरी नहीं होती वो उसके पास नहीं आएगा। वो उसे ये समझाना चाहता था कि जो शर्त उसने खुद रखी थी उस पर वो एक मर्द होकर भी टिका हुआ था, जबकि अब नंदिनी खुद अपनी शर्त पर पछता रही थी। वो धीरे से उठा, पहले दक्ष के माथे पर हाथ रखा, फिर उसकी नज़र नंदिनी के माथे पर चली गई। दिल की आवाज़ सुनते हुए उसने नंदिनी के माथे को हल्के से प्यार कर लिया था, फिर दोनों को कंबल से ढककर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। समय पंख लगाकर उड़ गया और 1 साल बीत गया। नंदिनी अभी भी अपनी विदाई के लिए तैयार नहीं थी, जबकि दक्ष अब 2 साल का भी हो चुका था। ईशान इस पर बिल्कुल खामोश था और नंदिनी को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि उसने शर्त पूरी कर ली थी। वो चाहता तो बीच में ही शर्त ख़त्म कर सकता था, लेकिन उसने भी पूरे 2 साल का इंतजार किया, खुद भी तड़पा और नंदिनी को भी तड़पाया। बेटा, जैसा कि तुम्हारी ख्वाहिश थी कि दक्ष के 2 साल के होने पर ही तुम्हारी विदाई हो, तो अब देर नहीं करनी चाहिए, संजय जी ने बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। पापा, मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए, नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ईशान का सामना कैसे करेगी। संजय जी ने उसे समझाया और वो समर्पण कर गई, लेकिन अपने दिल का क्या करती, जो अब एक अजीब से डर में घिर चुका था। 1 हफ्ता और बीत गया। नंदिनी की खामोशी महसूस करते हुए ईशान का सब्र जवाब दे गया था। दक्ष अब 2 साल का हो गया है, इसलिए आज से तो मेरे कमरे में सोओगी, ईशान ने किचन में खड़ी नंदिनी के कानों के पास आकर कहा। जो दक्ष के लिए दूध गर्म कर रही थी वो अचानक चौंक गई और बुरी तरह घबरा गई। जब तक उसे देखती रही ईशान आराम से अपनी बात कहकर जा चुका था। ऐसे नहीं जाऊंगी, आप सब बड़ों के सामने मुझे धूमधाम से विदा कराकर ले जाइए, तभी मैं आपके इस कमरे में आऊंगी। नंदिनी ने मन ही मन ठान लिया था। थोड़ी देर बाद वो दक्ष को बिस्तर पर लिटाकर दूध पिला रही थी कि अचानक ईशान दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। खुद चलोगी या उठाकर ले जाऊं? ईशान का अंदाज बेहद सख्त था। ऐसे नहीं जाऊंगी, आप सब बड़ों के सामने मेरी विदाई कराकर ले जाइए, आखिर मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, नंदिनी ने मजबूती से जवाब दिया। ईशान उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया। तुम्हारी ख्वाहिशों की ऐसी की तैसी, उसने झुंझलाकर कहा और दक्ष को अपनी बाहों में भरकर अपने कमरे में चला गया। नंदिनी हैरानी से बस देखती रह गई। कुछ देर बाद वो वापस लौटा और बिना कुछ कहे नंदिनी को भी अपनी बाहों में उठा लिया। ईशान, मुझे नीचे उतारिए, आप क्या कर रहे हैं? नंदिनी उसकी हरकत पर बुरी तरह घबरा गई थी। आज की रात मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। ईशान उसे बाहों में लिए हुए अपने कमरे में पहुंचा, दरवाजा बंद किया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। नंदिनी हड़बड़ाकर पीछे हटी और घबराहट से उसे देखने लगी। ईशान ने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए गहरी नज़रों से उसकी ओर देखा। ईशान प्लीज़, मुझे डर लग रहा है, नंदिनी ने घबराकर कहा, लेकिन उसकी नज़रों की सख्ती देखकर चुप हो गई। जितना तुमने मुझे सताया है उतना तो बनता है, ईशान ने उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ते हुए कहा और फिर अगले ही पल अपने होठों से उसके गालों को छू लिया था, जबकि वो आंखें नीचे घबराते हुए उसका नाम ले रही थी, जबकि वो अब धीरे धीरे उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था और फिर धीरे धीरे ईशान उसके होंठ फड़फड़ाए। ईशान उसके माथे पर अपने होंठ रखते वो उसके सीने पर हाथ रखते हल्के से उसे पीछे करती हुई उसे और भी उकसा रही थी, जबकि वो तो पूरी तरह जुनून और मदहोश में डूब चुका था। उसकी ना को किसी भी खातिर में न लाते हुए उसने लाइट को ऑफ कर दिया और हर पर्दे को गिराता चला गया। प्लीज़ ईशान, रुक जाएं। वो शिद्दत से उसे खुद में उतरता महसूस करते हुए तड़प उठी थी। क्या हुआ, पैनिक क्यों हो रही हो? ईशान उसे इस तरह नंदिनी की बात पर वो कुछ पल तो अपनी जगह से हिल भी न सका। 2 साल तक उसे अपनी पत्नी होते हुए भी छू नहीं सका था, उसके करीब नहीं आया था और आज उसकी शर्त पूरी करते हुए दिल से उसके करीब आया तो वो उसे ज़बरदस्ती का नाम दे रही थी। तुम्हें लगता है कि मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ? वो जरा सा पीछे हटा था, उसे अपनी आवाज़ कुएं से आती महसूस हुई। नंदिनी का दिल बुरी तरह धड़का। वो पीछे हट रहा था। ईशान, मेरी बात। वो अब पीछे हटा और उसे पीछे हटता देखकर वो पागल हुई थी। नज़दीक आ रहा था तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, दूर जा रहा था तब भी जान निकलने लगी थी। बस नंदिनी, अब और नहीं, तुम जानती हो इस कदर करीब आकर दूर जाना मरने के बराबर होता है। तो ठीक है, तुम खुश रहो। वो पीछे होता हटने लगा कि नंदिनी ने आगे होते हुए उसके होठों पर अपने नरम नाजुक होंठ रख दिए, उसके होठों पर अपनी शिद्दतें बिखेरती हुई
वो उसे पागल करने लगी। नंदिनी क्यों आग से खिल रही हो, वो खुमार भरे अंदाज में बोला। आपने मुझसे सच छुपाया, उसकी सजा तो बनती थी ना। वो उसके गाल पर प्यार से काटते हुए बोली थी। मुझे मेहमा ने सब बता दिया था। उस दिन हॉस्पिटल में वो आपकी पत्नी नहीं थी, आपके दोस्त की पत्नी थी। वो दोस्त जो कोमा में था। आप मेहमा की सिर्फ सुरक्षा कर रहे थे, क्योंकि मेहमा और उसके पति विपुल ने मर्जी से भागकर शादी की थी और विपुल के घर वाले मेहमा की जान के पीछे पड़े थे, इसीलिए उसे यहाँ लेकर आए थे और सबसे झूठ बोल दिया, जबकि आप सच बोल सकते थे। पर आपको तो अपने दोस्त की दोस्ती निभानी थी। और जिस दिन दक्ष इस दुनिया में आया, न सिर्फ मेहमा इस दुनिया से चली गई, बल्कि मेहमा के हस्बैंड भी, दोनों की डेथ एक ही दिन हुई थी। तुम ये सब कैसे? ईशान उसके नाजुक पलों में भी सच्चाई सुनकर डिस्टर्ब हुआ था। मैं पागल नहीं थी जो आपसे शादी के लिए राजी हो गई थी। सब जान चुकी थी मैं, पर आपसे सुनने की इच्छा रखती थी। पर आपने नहीं बताया, इसलिए आपको 2 साल के लिए अपने करीब न आने की सजा सुनाई थी, जिसे आपने खुशी से स्वीकार कर लिया। नंदिनी ने नाराजगी से कहा और उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। लेकिन अगले ही पल, बहुत शौक है मुझे सजा देने का। वो उसके नाखून अपने कंधे में दबते महसूस करते, दोनों हाथों की उंगलियां अपने हाथों की उंगलियों में उलझाता उसमें शिद्दत से समाने लगा। दोनों की सांसें आपस में घुलने मिलने लगी थीं। अब उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बिना वो उसे खुद में समाता और प्यार से समेटता जा रहा था। और पल पल नंदिनी उसकी चाहत में पिघलती जा रही थी। वो बेहद जुनूनी हो रहा था। 2 साल तक शादी होने के बावजूद भी उसने उसे खुद से दूर रखा था, तो सजा तो बनती थी। क्या आप सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं? अपनी धड़कनों में ईशान को मुंह छुपाते देख वो गहरा सांस भरती पूछ रही थी। इस एक रात के लिए 2 साल इंतजार किया है और अभी भी ये सवाल पूछ रही हो? वो उसकी कलाइयों को तकिए पर पुश करता हुआ फिर से उसमें समाता उसके 14 तबक रोशन कर गया था। रात की स्याही फैलती जा रही थी और कमरे में उनकी मोहब्बत जोर पकड़ती जा रही थी। आखिरकार ईशान को उसकी मोहब्बत जो मिल गई थी। अगले दिन सब बड़ों की रजामंदी से नंदिनी की विदाई कर दी गई थी और उसे ईशान के पोर्शन में भेज दिया गया था। ये विदाई वाली बात नंदिनी की इच्छा पर हुई थी, क्योंकि उसे दुल्हन बनकर ही विदा होना था। हालांकि किसी को क्या पता था, वो अपने रिश्ते की शुरुआत तो गुजरी रात ही कर चुके हैं। जब ईशान कमरे में दाखिल हुआ तो वो कमरे में कहीं नहीं थी। ईशान के माथे पर बल पड़े। वो उसे पुकारता हुआ पूरा कमरा देख चुका था, लेकिन वो कहीं नहीं थी। पर वो जानता था वो रूम में आई थी, वो बस उसे तंग कर रही थी। मोबाइल पर कॉल लगाकर वो बहुत ही सुकून से बिस्तर पर लेट गया था। हाँ, हेलो मिस नेहा, कैसी हैं आप? अरे नहीं, बिल्कुल बिजी नहीं, आपके लिए फ्री हूँ, एनी टाइम। अभी उसके शब्द मुंह में थे कि नंदिनी ने उसके हाथ से मोबाइल छीना। अगले ही पल ईशान ने उसे अपनी तरफ खींचते अपने सीने पर गिराया और उसके लबों पर झुकता, बिना उसको सोचे समझने का मौका दिए बगैर उस पर हावी होता चला गया। दोनों का इश्क आखिरी मंजिल पर पहुंचकर पूरा हो चुका था। जज्बातों का तूफान थमा तब उसके सीने पर सर रखे वो सुकून से लेटी हुई थी, जबकि वो उसके बालों में उंगलियां फिराता हुआ उसके माथे पर अपने होंठ रखकर उसे सुकून दे गया। एक बात मानोगी नंदिनी? बोलो, तुम मेहमा और दक्ष की सच्चाई अपने सीने में हमेशा के लिए दबा लो। ऐसा क्यों? उसने जरा सा सर उठाकर ईशान से पूछा। वो इसलिए कि सब लोग दक्ष को मेरा बेटा समझते हैं और उसे बही मोहब्बत और मान देते हैं। मैं नहीं चाहता कि घर वालों को पता लगे दक्ष मेरा बेटा नहीं है और सब उससे नफरत करने लगे। लेकिन ईशान दक्ष का परिवार है, उसके दादा दादी, उसे उसका हक मिलना चाहिए। वो लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन दक्ष के बड़े होने के बाद उसे उसका हक जरूर मिलेगा और वो हक मैं उसे दिलवाऊंगा। बस तुम इस राज को राज ही बनाकर रखना। वादा है ईशान, ये राज हमेशा मेरे सीने में दफन रहेगा। सुकून से कहते हुए उसने ईशान के सीने पर सर रखते हुए अपनी आंखें मूंद ली थीं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।